Dear students, welcome to Amrit Senior Secondary School, क्लास 8 सामाजिक शिक्षा का भाग दूसरा, इतिहास का लेसन नंबर 1, कहाँ, कब तथा कैसे, जो कि हमारी ई बुक का लेसन नंबर 9 है तथा ई बुक के पेज नंबर 122 पर है। का भाग 2 आज हम आपको करवाएंगे। हमने पिछली बार में आपको इतिहास के इसी लेसन का भाग 1 करवाया था, जिसमें हमने आपको इतिहास के बारे में बताया था कि हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को कौन कौन से कालों में विभाजित किया और उनका वर्णन किया था, तथा अंग्रेज़ों ने कैसे हम पर और हमारे देश पर कैसे राज्य किया, तथा हमारे देश के देशभक्तों ने कैसे भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र करवाया था और हमने आज़ादी प्राप्त की थी। तो बच्चों, आज हम उससे आगे अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है आधुनिक युग के समय मुख्य प्रगति। तो बच्चों, हम पढ़ते हैं, हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में 18वीं सदी के काल को पतन का काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद न केवल स्थानीय शक्तियों द्वारा बल्कि स्थानिक तथा विदेशी शक्तियों के मध्य भी अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए परस्पर संघर्ष आरंभ हुआ। तो बच्चों, हम आपको इसका विस्तार से वर्णन करवाते हैं कि भारत के इतिहास में आधुनिक काल के आरंभ भाव 18वीं सदी के काल को अंधेरे का युग का नाम दिया जाता है। मतलब पतन के काल के नाम से इसको जाना जाता है, जब मुग़ल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। इसका कारण ये था कि इस युग में मुग़ल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ रहा था और देश कमज़ोर होता जा रहा था। मतलब देश की जो आर्थिक और सैनिक शक्ति थी, बिल्कुल नष्ट हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। मुग़लों के पतन के बाद, मतलब कि मुग़ल साम्राज्य जब ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जो हमारी स्थानिक शक्तियाँ थीं, जैसे मराठे, सिख, पठान तथा रोहेले, इनके बीच भी भारत की सत्ता प्राप्त करने के लिए आपसी संघर्ष शुरू हो गया। इनके आपसी संघर्ष के साथ साथ विदेशी शक्तियाँ जैसे अंग्रेज़, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, इनमें भी संघर्ष शुरू हो गया। ये सभी शक्तियाँ अपने आप को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ, मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर या शक्तिशाली स्थापित करने में लगी हुई थी और एक दूसरे को कैसे ये नुकसान पहुंचाकर ख़त्म कर कर कैसे भारत की सत्ता हासिल कर सकती थी, हर वक्त ये शक्तियाँ यही सोचती रहती थी। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम। भारत के अलग अलग भागों में मुग़ल साम्राज्य की कमज़ोरी का लाभ उठाते हुए बहुत सी रियासतें स्वतंत्र हो रही थी। 1724 ईस्वी में सबसे पूर्व निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। उसके पश्चात केंद्रीय शक्ति की अनुपस्थिति के कारण मुर्शिद कुली खान तथा अली वर्दी खान ने बंगाल के राज्य को स्वतंत्र कर लिया। 1739 ईस्वी में शहादत खान ने अवध को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। हैदराबाद के राज्य की स्थापना के पश्चात दक्षिण में मैसूर राज्य की स्थापना हुई।
जिसका शासक हैदर अली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान के राज्यकाल में बहुत विकास हुआ। मराठों ने भी इस स्थिति का लाभ उठाते हुए पेशवाओं के नेतृत्व में मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। तो बच्चों हम इसका विस्तार से वर्णन आपको करवाते हैं। भारत के भिन्न भिन्न भागों में बहुत सी रियासतों ने मुगल साम्राज्य के पतन का लाभ उठाया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब मुगल साम्राज्य जब अपने अंत की ओर बढ़ रहा था तो जो ये छोटी छोटी रियासतें थी, इन्होंने इन मुगल साम्राज्य के पतन का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को उनसे अलग करते हुए स्वतंत्र घोषित कर दिया। जिनमें से सबसे पहले 1724 ईस्वी को निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव रखी। इसके पश्चात मुर्शिद कुली खां तथा अलीवर्दी खां ने बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। इसके पश्चात 1739 ईस्वी में स्वादत खां ने अवध को स्वतंत्र राज्य बना दिया। फिर दक्षिण में हैदर अली ने मैसूर राज्य की नींव रखी। हैदर अली तथा उसका पुत्र टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर राज्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। टीपू सुल्तान जो था वह मैसूर के शासक हैदर अली का पुत्र था। वह 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का सुल्तान बना। जब वह सुल्तान बना तब मैसूर का दूसरा युद्ध चल रहा था। टीपू ने युद्ध को ख़त्म नहीं किया, मतलब जारी रखा। शुरू में तो उसे कुछ सफलता मिली, परंतु मैसूर के तीसरे युद्ध में वह पराजित हुआ। किससे पराजित हुआ? अंग्रेज़ों से। कौन? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान अपनी इसी हार का बदला लेना चाहता था। जब वह हारा तो उसे अपने राज्य का बहुत सारा भाग अंग्रेज़ों को देना पड़ा। वह नहीं चाहता था कि उसके राज्य का एक छोटा सा भी हिस्सा अंग्रेज़ों के पास चला जाए, परंतु हार के कारण उसे वो भाग देना पड़ा अंग्रेज़ों को। वह इस हार का बदला लेने के लिए उसने अंग्रेज़ों के साथ फिर एक युद्ध किया। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और राज्य का बहुत सारा जो भाग था अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया गया। तो बच्चों टीपू सुल्तान ने अपनी हार नहीं मानी, वह अंत तक लड़ा और अंग्रेज़ों से अपने राज्य को बचाने की उसने कोशिश की और इसी कोशिश में वह लड़ता हुआ मारा गया और उसके राज्य का एक बहुत बड़ा भाग अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया। बच्चों आगे है, मराठों ने भी इस स्थिति का लाभ उठाया। उन्होंने पेशवाओं की मदद से मुग़ल प्रदेशों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। इन्हीं आक्रमणों का फ़ायदा विदेशी शक्तियों ने उठाया। तो विदेशी शक्तियाँ जो कि पहले ही भारत पर, दिल्ली साम्राज्य पर अपना राज्य स्थापित करना चाहती थी और उन्होंने एक एक करके सभी छोटी रियासतों को ख़त्म किया और फिर उन्होंने मराठों और पेशवाओं के जो आपस में मिलकर युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे उसका फ़ायदा भी इन अंग्रेज़ी शक्तियों ने उठाया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। यूरोपियन शक्तियाँ पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी तथा अंग्रेज़ों ने भी इस अवसर का लाभ उठाया तथा भारत में अपना अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के मध्य 1744 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक कर्नाटक में 3 युद्ध हुए, जिनमें अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में अशांति तथा अव्यवस्था के कारण देश की आर्थिक अवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ों ने भारतीय व्यापार पर अधिकार कर लिया, जिसका प्रभाव भारतीय कला तथा
हस्तशिल्प पर पड़ा, जिसके लिए भारत संसार भर में प्रसिद्ध था। तो बच्चों, हम आपको इसका विस्तार से वर्णन करवाते हैं कि भारत में बहुत सी विदेशी शक्तियाँ, जिनमें आपसी संघर्ष शुरू हो गया था। तो संघर्ष किसके लिए था? भारत की सत्ता प्राप्त करने के लिए। इनमें पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच आदि यूरोपियन शक्तियाँ मुगल राज्य की कमजोरी का फ़ायदा उठाना चाहती थी और इसी कमजोरी का पतन का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयास वह कर रहे थे। इसीलिए 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, जिसके अंत में अंग्रेज इस युद्ध में विजयी रहे। कर्नाटक के पहले युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसियों से हार गए थे, परंतु अंग्रेज अपनी इस हार को बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए और 2 युद्ध किए। कर्नाटक के दूसरे व तीसरे युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। अब अंग्रेज एक अकेली शक्ति थे। अब वह आसानी से भारत पर अपनी सत्ता स्थापित कर सकते थे। जो छोटी छोटी शक्तियां रह गई थी उन्हें वह आसानी से ख़त्म कर सकते थे। अब तो इस प्रकार भारत में अंग्रेज सबसे बड़ी शक्ति बन गए और भारत में उनका जो राज्य स्थापित करने का स्वप्न लेकर वह भारत आए थे वो अब पूरा होता हुआ उनको दिखाई दे रहा था। तो बच्चे आगे हैं, इसका देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अशांति फैल गई और आर्थिक व्यवस्था डगमगाने लगी। भारत का जो सारा व्यापार था वे अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। भारत के व्यापारी और हाथ से काम करने वाले जो हस्तशिल्प थे वे बेकार हो गए, बर्बाद हो गए। इससे पहले भारत अपने हस्तशिल्प के लिए संसार भर में प्रसिद्ध था। तो बच्चों, इस तरह करके अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपनी सत्ता कायम कर ली और वह भारत के क्या बन गए? स्वामी बन गए और उन्होंने हम पर 100 साल तक राज्य भी किया। और 100 साल के राज्य के बीच में हमारे देशभक्तों ने बहुत से प्रयास किए अपने देश को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाने के लिए और अंत हमने 1947 में आज़ादी प्राप्त की। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अपने इसी टॉपिक के साथ संबंधित मैं 5 प्रश्न आपसे पूछने जा रही हूँ, जो आपने इसी ऑडियो को ध्यान से सुनकर समझकर फिर अपनी कॉपी पर करने हैं। तो बच्चों सुनो, आज के टॉपिक से संबंधित पहला प्रश्न, सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 है, भारत में कौन सी देशी शक्तियों का जन्म हुआ? इसके 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक सही है या कोई नहीं, ये आपने बताना है। आगे नंबर 2 पर है, भारत में कौन सबसे बड़ी शक्ति बन गए? इसके भी 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। बच्चे आगे खाली स्थान है। नंबर 3 पर, टीपू सुल्तान डैश का पुत्र था। नंबर 4 पर भी खाली स्थान है। डैश में सियादत खान ने अवध को स्वतंत्र राज्य बनाया। नंबर 5 पर भी खाली स्थान है। डैश सदी के काल को डैश काल समझा जाता है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।